संसद में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने मनुस्मृति का नाम लिया और बहुत कुछ बोले। सुनिए। वेद पाठ सुनने पर आइए आज इसका सही अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जिस बात का वो जिक्र किए हैं वह मनुस्मृति में नहीं, इनको ये जानकारी ही नहीं थी। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं आज से कितने हजार पूर्व के हैं, मैं साधारण अर्थों में साधारण भाषा में आपको बताती हूँ। मनुस्मृति लगभग 2332 वर्ष पूर्व इतिहासकारों के हिसाब से, और गौतम धर्मसूत्र जिसमें इसकी चर्चा थी और इसकी चर्चा इन्होंने की लगभग 2600 वर्ष पूर्व इतिहासकारों के हिसाब से। अध्याय 12 सूत्र 4 के इस सूत्र अर्थः अस्य वेद मुप शृण्वतः त्रपु जतुभ्याम श्रोत प्रपूर्णाम का अर्थ है, यदि कोई शूद्र वेदों को जानबूझकर सुनता है तो उसके कानों को पिघले हुए शीशे और लाख से भर दिया जाना चाहिए। यह कानों में शीशा पिघलाने वाले सूत्र का वास्तविक सच आज मैं आपको बताती हूँ। इतिहासकारों ने इतना तोड़ मरोड़ कर इसको हमारे सामने रखा था कि आज हमारे सामने बहुत अजीबो गरीब भ्रम की स्थितियाँ हैं। आजकल राजनीतिक मंचों और सोशल मीडिया पर एक प्राचीन सूत्र को इसको लेकर बहुत लोगों ने बयानबाजी की है। आज की बात नहीं है, खड़गे जी ने कह दिया। हमारी गौरवशाली संस्कृत को बदनाम करने का प्रयास बहुत वर्षों से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है आप सोचिएगा। कहा जाता है कि यदि कोई शुद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। आइए आज भाषा विज्ञान और इतिहास के झरोके से इसका वास्तविक और सकारात्मक अर्थ समझते हैं। गलत संदर्भ क्या है? सबसे पहली बात, यह नियम मनुस्मृति का है ही नहीं, बल्कि यह गौतम सूत्र 12:4 से लिया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कालखंड की भाषा होती है और प्रतीक होते हैं। भारतीय संस्कृत में हमेशा से पराविद्या गूढ़ ज्ञान को समझाने के लिए प्रतीकों का मेटाफॉर्स का प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कान भरना, ये तो सभी लोग जानते हैं। मुहावरा कब से चल रहा है आप लोगों को भी नहीं पता है। अरे भैया वो उनके कान भर रहे हैं। या दिमाग में बैठाना, इसका अर्थ भौतिक रूप से कान में कुछ डालना नहीं होता है कि लाइए उसमें भर दें कुछ। कभी भरते हैं क्या? कान में डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, शीशा डालते हैं और कोई चीज़ भरते हैं। शीशा और लाख, जिसको त्रपु जतु का दार्शनिक अर्थ क्या होता है? शीशा और लाख की विशेषता यह है कि वे बहुत कम तापमान पर पिघल जाते हैं और फिर ठोस आकार ले लेते हैं। ऋषियों का मनोवैज्ञानिक संदेश यह था कि जो भी जिज्ञासु, सेवा भाव रखने वाला, ज्ञान ग्रहण करने वाला आए, उसका चित्त इतना कोमल और ग्रहणशील होना चाहिए कि ज्ञान उसके भीतर प्रवेश करते ही वह पूरी तरह उस दिव्य विचार के सांचे में ढल जाए। श्रोत्र प्रपूर्णम, वह ज्ञान फिर लाख की तरह जम जाए ताकि समाज में रहते हुए उसे कभी विस्मृत न करे। मैंने कहा हर कालखंड की एक भाषा होती है। आप उस कालखंड की भाषा को इस कालखंड में नहीं प्रयोग कर सकते। अब निष्कर्ष क्या है? पाश्चात्य और वामपंथी इतिहासकारों ने, मैं खुलेआम कहती हूँ, हमारे इन गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सूत्रों का केवल शाब्दिक और भौतिक अनुवाद किया। उनके पास ये ज्ञान ही नहीं था कि वो समझ पाएं कि 2600 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि और मनीषी क्या इनसे कम बुद्धिमान थे, जिससे समाज में जातिगत विद्वेष फैला और फैलता ही चला गया। आज समय आ गया है कि हम अपनी भाषा के मर्म को समझें और समाज को तोड़ने वाले नैरेटिव को खारिज कर एकता की नई दिशा तय करें। हर कालखंड की, मैंने कहा, अपनी भाषा, अपनी व्यक्ति और अपनी परिस्थितियां होती हैं। आज अगर जेनजी की भाषा अलग है तो क्या आप इसको आगे चल के 2600 वर्ष पूर्व कहने लगेंगे कि खराब है? उसका अर्थ अगर न समझ पाए तो हम जब किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसे केवल आज की भाषा और सोच से नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसके समय के संदर्भ में भी समझना चाहिए। अभिव्यक्ति के रूप में भी देखते हैं हम कि उनकी अभिव्यक्ति क्या थी। इसी प्रकार प्राचीन साहित्य में भी अनेक कथन, प्रतीक, अलंकार और रूपक के माध्यम से गहरे अर्थ व्यक्त करते हैं।
इसलिए किसी भी ग्रंथ का मूल्यांकन करते समय उसकी भाषा, उसका कालखंड, उसकी सामाजिक परिस्थितियां, उसका उद्देश्य समझना आवश्यक है। बहुत गहरी बात कह रही हूं, रील को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन ग्रंथों की हर बात आज के समाज या कानून पर लागू होती है। आज भारत का मार्गदर्शक हमारा संविधान है। अरे भाई, संसद में आप किस कालखंड की बात कर रहे हैं? नाम नहीं ले रही हूं, कांग्रेस की तो सोच ही यही रही है विगत कई वर्षों से, और खुलेआम कह रही हूं, किसी से मुझे डर नहीं लगता। आज भारत का मार्गदर्शन हमने कहा कि हमारा संविधान है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना भी उतना ही आवश्यक है। इतिहास को इतिहास की दृष्टि से, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से, और वर्तमान को संविधान की दृष्टि से देखिए। जनता ने आपको चुनकर बहस करने को भेजा है, विवाद की तरफ ले जाने के लिए नहीं भेजा है, भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए नहीं भेजा है। वर्तमान को संविधान की दृष्टि से देखने पर हम संतुलित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैंने कहा, विपक्ष प्रहरी होता है, उस प्रहरी की भूमिका निभाए, वैमनस्यता मत फैलाए। मैं नीरजा मिश्रा, आप मेरी प्रोफाइल देखिएगा, कमेंट करिएगा। मैं एक तथ्यपरक जानकारी आपको दे रही हूँ और अपनी सोच से दे रही हूँ। सहमत होना असहमत होना आपकी इच्छा है। नमस्कार।